48 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा हताश और उदास है और एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। वहाँ से वह ट्रेन आने की राह देख रहा है और वहीं पर एक और पुलिस वाला होता है जो उस बुजुर्ग व्यक्ति को अच्छी तरह से देख रहा था और देखने के बाद उसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर में रेल आती हुई दिखाई देती है और बुजुर्ग अपने आप को तैयार करने लगता है। इस बात को देखकर वह पुलिस वाला समझ गया था कि ये कुछ उल्टा सीधा करना चाहते हैं और इसी वजह से जो पुलिस वाला होता है वह फौरन से बिना देरी किए हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और जैसे बुजुर्ग व्यक्ति कुछ गलत करना चाहता है तो एकदम से उसे पकड़ लेता है और पीछे की तरफ खींच लेता है। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ पर चले जाने दो। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वह उनकी भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था और यहाँ पर जो ये बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह बार बार उसे छोड़ने के लिए कह रहा था। कौन था वह बुजुर्ग व्यक्ति और किस वजह से ऐसा करना चाहता था और पुलिस वाला उसकी बात को क्यों नहीं समझ रहा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है। लड़के का नाम राहुल होता है और राहुल अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद अब अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के लिए बोलता है तो पिता उसे खुशी खुशी वहां से विदेश के लिए भेज देता है। पिता का नाम जगबीर होता है और जगबीर इंडियन आर्मी से रिटायर होता है, यानी कि उसकी पेंशन आया करती है और अच्छी तरह से वह अपना समय व्यतीत करता है। बच्चे को वो विदेश में रखकर पढ़ाने लगता है और वहां पर पढ़ लिखकर बच्चा बड़ा हो जाता है और वहीं पर एक नौकरी पकड़ लेता है। जब माता पिता को पता चलता है कि बेटे ने वहीं पर नौकरी पकड़ ली है तो उसके बाद दोनों के दोनों उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की के बारे में पता चलता है जिस लड़की का नाम होता है ममता। ममता देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और साथ में वो पढ़ी लिखी भी थी। उसके पिता अच्छे खासे इज्जतदार व्यक्ति थे और इसी वजह से यहाँ पर जो राहुल के पिता होते हैं उन्हें लड़की पसंद होती है और इसी वजह से वह अपने बेटे से इस लड़की के बारे में बात करने लगते हैं। जब राहुल इस लड़की के बारे में सुनता है और इसका फोटो देखता है तो वह भी झट से हामी भर लेता है और उसके बाद जो राहुल के पिता जगबीर सिंह होते हैं वह लड़की वालों के यहाँ पर शादी की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर जाकर शादी की बात करते हैं और बातों के दौरान यहाँ पर जो ममता के घर वाले हैं उन्हें भी लड़के का रिश्ता बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि जगबीर सिंह ने यहाँ पर प्रयागराज में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना रखी है और साथ में उनका बेटा विदेश में रहकर काम किया करता है तो उसके पास भी अच्छे खासे रुपए पैसे हैं और वेल सेटल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी वजह से वो लोग भी शादी के लिए हामी भर देते हैं और उसके बाद एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों बच्चों की शादी करा दी जाती है। राहुल शादी के टाइम पर अपने वहां से छुट्टी लेकर इंडिया आता है और इंडिया में आकर ममता से अपनी शादी करवाता है। शादी होने के बाद जो ममता होती है वह दुल्हन बनकर राहुल के घर में पहुंच जाती है और अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। धीरे धीरे लगभग शादी को 10 से 15 दिन बीतते हैं और 10-15 दिन बाद जो राहुल होता है उसकी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वह वापस जाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी जो राहुल के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अभी तो तेरी शादी को 15 दिन ही बीते हैं और अभी से तू जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो राहुल कहने लगता है कि पिताजी वो बात तो ठीक है लेकिन जाना तो पड़ेगा। तभी जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ जाना तो पड़ेगा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन तू ऐसा कर अकेला मत जा, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा क्योंकि यहाँ पर तो मैं और तेरी माँ आराम से समय व्यतीत कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर राहुल कहने लगता है कि बाबूजी वो बात तो आपकी ठीक है लेकिन विदेश जाने के लिए कुछ कागज बनते हैं और कागज बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो राहुल के पिता होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ दिन की छुट्टी और बढ़वा ले, जब कौन सी तेरी सरकारी नौकरी है, छुट्टी बढ़ जाएंगी और तू इसके कागज बनवाकर इसे अपने साथ ले जाएगा और तब तक यहां से नहीं जाएगा। अब पिता जिद कर बैठते हैं तो उसके बाद जो राहुल होता है वह भी मान जाता है और उसके बाद अपने वहां पर फोन करके अपनी छुट्टियां कुछ और बढ़वा लेता है और अपनी पत्नी के कागज बनवाने लगता है विदेश जाने के लिए। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय में पत्नी के डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और राहुल अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी यहां से विदेश चला जाता है। जब राहुल की पत्नी ममता को पता चलता है कि वह विदेश जा रही है तो वह एकदम से फूली नहीं समाती क्योंकि उसने अभी तक इंडिया से बाहर कदम तक भी नहीं रखा था और पति के साथ शादी होने के बाद ही वह उसके साथ विदेश जा रही है। यह बात उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी। इसके बाद जो ममता होती है वह राहुल के साथ विदेश में रहने लगती है और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। जैसे बेटे को वहां पर रहते हुए लगभग 2 साल बीतते हैं तो 2 साल बाद अचानक से जो यहाँ पर राहुल की माँ होती है सावित्री, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जैसे ही माँ की मौत हुई थी तो उसके बाद बेटे को यह बात बड़ी बुरी लगती है और उसके बाद वह छुट्टी लेकर यहाँ पर भी आता है। यहाँ पर आने के बाद वह इस बात का
का बहुत ज्यादा विलाप करता है, लेकिन अब विलाप करने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि माँ तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद कुछ दिनों तक राहुल अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहता है और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ शांत हो गया था, तो उसके बाद वो अपने पिता से भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो पिता मना कर देता है, कहता है कि नहीं बेटा, तू चला जा, अपनी पत्नी के साथ आराम से रह और मैं तो यहीं पर ठीक हूं, अभी तो मैं अपने हाथ पांव से कर सकता हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर पिता फिलहाल मना कर देता है। तो राहुल वहां से वापस लौट जाता है और वहीं पर काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही यहां पर रहते हुए पिता को 2 महीने बीतते हैं तो उसके बाद उन्हें यहां पर बड़ा ही अजीब सा महसूस हुआ करता है क्योंकि उसकी पत्नी की याद उसे बार बार आया करती। इस घर को देखकर, इस घर में वो काफी दिनों से काम कर रही थी और उसकी काम करती हुई छवि उसे बार बार देखा करती। तो इसी वजह से जो पिता होता है जगवीर सिंह, वह अपने बेटे को फोन करता है और फोन करने के बाद कहने लगता है कि बेटा, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं, कुछ दिन वहीं पर रहूंगा और उसके बाद वापस लौट जाऊंगा। ऐसा कहकर पिता जगवीर सिंह जी वहां पर पहुंच जाते हैं अपने बेटे के यहां पर और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद यहां का माहौल उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाता है क्योंकि यहां के लोगों का व्यवहार बड़ा ही अजीब था और वो एक दूसरे को केवल मतलब की निगाहों से देखा करते थे और किसी को किसी से मैत्री भाव या भाईचारा बिल्कुल भी नहीं था। यहां पर यह बात उसे काफी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन वहां पर एक चीज ऐसी थी जिसे देखकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला करता था। जो उनका बेटा होता है राहुल, उनके घर पर एक नौकरानी काम किया करती थी जिनकी उम्र कम से कम 55 से 56 साल रही होगी और वह जब भी कभी यहां पर आया करती तो जगदीश चंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराया करती और जगदीश चंद्र भी उन्हें बहन कहकर संबोधित किया करता और यहां पर जो नौकरानी होती है वह उन्हें भैया कहकर संबोधित किया करती क्योंकि जो ये नौकरानी है इसका नाम शांति है और यह इंडिया की ही रहने वाली है। दरअसल इसका बेटा विदेश में रहा करता था और विदेश की लड़की से उसने शादी की थी। उसके बाद वह अपनी मां को भी यहीं पर ले आया था। उसने इंडिया की सारी जमीन जायदाद बेच दी थी। लेकिन यहां पर आने के बाद बेटे की मौत हो जाती है और बेटे की मौत के बाद जो उसकी बहू होती है वह उसे अपने साथ रखने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब शांति देवी पूरी तरह से असहाय हो गई थी और इसी वजह से वह अपने लिए इधर उधर काम ढूंढने लगती हैं। तो यहां पर उन्हें नौकरानी का काम मिलता है और अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते हैं और इन्हीं के सहारे यहां पर वह समय व्यतीत कर रही है। ये सभी बातें उन्होंने जगवीर सिंह जी को बता दी हैं और जगवीर सिंह जब इसकी बात को सुनता है तो उसके बाद कहने लगता है कि बहन चिंता मत करो, अगर तुम्हारा कोई भी नहीं है तो मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। इस बात को कहकर वह उसको खुश कर देता है और इसके बाद वहां पर उन दोनों की काफी अच्छी पटा करती है। जब बेटा और बहू बाहर चले जाया करते तो यहां पर जगवीर सिंह और शांति जी दोनों के दोनों घर में खूब हंसी मजाक किया करते और एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत किया करते। इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन यहां पर जो राहुल की पत्नी ममता होती है उसे राहुल के पिता के आने का बहुत दुख होता है क्योंकि यहां पर अब उनकी आजादी पूरी तरह से छिन गई है। पहले तो मन मर्जी से रहा करती थी लेकिन अब उसे ढंग से कपड़े पहनने पड़ते हैं और विदेश में रहने का पूरा सुख उसका छिन गया था। इसी बात को देखकर वह अंदर ही अंदर जलने लगती है और सोचने लगती है कि ससुर जी को यहां से कैसे भगाया जाए। इसी बात को सोचते सोचते उसके दिमाग में ढेर सारे विचार आते हैं और उन्हीं विचारों में से एक विचार को सेलेक्ट कर लेती है। एक दिन जो बहू होती है ममता, वह बुजुर्ग व्यक्ति के चश्मे को लेकर अपने कमरे में रख लेती है और जब बुजुर्ग व्यक्ति उस चश्मे को लेने के लिए अपनी बहू के कमरे में आवाज लगाता हुआ जाता है तो वहां पर जाते ही वह उससे चिल्लाने लगती है। कहती है कि जरा भी शर्म नहीं है कि बहू बेटी के घर में किस तरह से आया करते हैं, आपको थोड़ी बहुत प्राइवेसी रखनी चाहिए थी। ऐसा कहकर वह उसे धमका देती है और तरह तरह के ड्रामे करने लगती है। ससुर समझाने की कोशिश करता है कि बेटी मेरा चश्मा तेरे कमरे में था और वो शांति ने देखा था, उसने मुझे बताया था। लेकिन यहाँ पर बहू इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और कह देती है कि निकल जाओ फौरन के फौरन यहाँ से और शाम को तुम्हारे बेटे को आने दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। इसके बाद जगवीर सिंह जी वहां से वापस लौट आते हैं और शांति देवी ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। शांति देवी को जगवीर सिंह जी के बारे में पूरी तरह से पता था कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बहू उन पर अलग तरह के लालच लगा रही थी। और इसके बाद जो शांति देवी होती है वो चुपचाप उस कमरे में जाती है और वहां से जगवीर सिंह जी का चश्मा निकालकर उसे दे देती है। जगवीर सिंह जी अपने चश्मे को तो पहन लेते हैं लेकिन मन ही मन बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। शांति देवी बहू को समझाने की कोशिश करती है लेकिन बहू किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। और इसके बाद जो जगवीर सिंह जी होते हैं वह शांति देवी से कह देते हैं कि कोई बात नहीं बहन, इसे जैसा सोचना है सोचने दो, मुझसे इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब मैं गलत नहीं हूं तो ये मुझे गलत कैसे ठहरा सकती है। उसके थोड़ी देर बाद उसका बेटा जो कि बीच के समय में ही नौकरी से आ गया था वह घर आ जाता है और घर आने के बाद जो उसकी पत्नी ममता होती है वह उसके पिता के खिलाफ उसे उल्टी सीधी बातें सिखाने लगती है। जब बेटा इन सभी बातों को सुनता है तो थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वह अपने पिता के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि पिताजी क्या मैं जो कुछ भी सुन रहा हूं वो सच है। अब इस बात को सुनने के बाद पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उस बच्चे को पाल पोस कर उसने बड़ा किया था और उसे पता होना चाहिए था कि उसका पिता किस प्रवृत्ति का है। लेकिन यहां पर जो बेटा होता है वह उस पर शक करके उससे ही इस बात को पूछ रहा है। तो उसके बाद पिता बेटे की तरफ देखता है और कहता है कि बेटा क्या तुम्हें
मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरा इस घर में रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मुझे कहीं तो कोई ठिकाना मिलेगा जहां पर रहकर मैं अपना समय व्यतीत कर सकता हूं, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगा जहां पर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहकर पिता घर को छोड़ने के लिए कहने लगता है, लेकिन यहां पर जो बेटा राहुल होता है वह इस बात को सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था कि वो अपनी पत्नी की बात सुने या पिता की आंखों के आंसू का विश्वास करे जो कुछ उसको बहते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसी वजह से वह अपने पिता को नहीं रोक पाता है चाहकर भी, और उसके बाद जो पिता होते हैं वहां से निकलने लगते हैं। तभी जो शांति देवी होती है वो कहती है कि भैया आप इधर उधर कैसे घूमोगे, आप ऐसा करो मेरे घर चलो, मैं आपको अपने साथ रखूंगी। यह सब कुछ कहकर जो शांति देवी होती है राहुल के पिता को अपने साथ ले जाती है अपने घर में और वहीं पर रहने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी जगवीर सिंह जी कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं बहन, आपको मुझे रखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मेरी पेंशन आया करती है और उस पेंशन के पैसों से गुजारा तो मैं कर ही सकता हूं। लेकिन मैं इस बात को सोच रहा था कि बहू तो चलो पराई है, लेकिन बेटे को तो यह बात समझनी चाहिए थी कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए जगवीर सिंह जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी समय जो शांति देवी होती है उन्हें एक बड़ी बहन की तरह अपने गले लगाती है और कहती है कि भैया चुप हो जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी दौरान जब दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और जगवीर सिंह जी रो रहे थे तो वहीं पर उनका बेटा आ जाता है और बेटा उन दोनों को गले लगकर हटते हुए देख लेता है। यहाँ पर जो शांति देवी होती हैं उन्होंने भी राहुल को देख लिया था और वो जैसी आवाज लगाती है इतनी देर में वो वहां से वापस लौट जाता है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोच रहा है क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा है कि पिताजी उस महिला के साथ भी अफेयर में है और उसके साथ भी अजीब अजीब तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन मैं तो आपको इसलिए नहीं बता रही थी कि आपके पिता हैं, आपको बुरा लगेगा। ऐसा कहकर वह अपने पति को उसके पिता के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का देती है और इसी बात को सोचकर जो बेटा राहुल होता है वह पूरी तरह से असमंजस में होता है और सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है और असलियत क्या है। वह सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा था और वह काफी ज्यादा कंफ्यूज था। धीरे धीरे वह अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद एक कमरे में बैठकर चुपचाप शांति से सोचने लगता है। यहाँ पर जो जगवीर सिंह जी होते हैं वह अब तक थोड़े से सहज हो गए थे और शांत होने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों बातों में जगवीर सिंह जी कहने लगते हैं कि बहन यहाँ पर तो सभी लोग पराए हैं ना, यहाँ की ना तो भाषा समझ में आती है और ना ही लोगों का व्यवहार समझ में आता है। पता नहीं कब कौन किसको कितना अपना समझ ले और कौन किसको कितना पराया कर दे। इस बात को सुनकर शांति देवी कहने लगती है कि हाँ भैया ऐसा ही है यहाँ पर। तभी जो जगवीर सिंह जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बहन अगर ऐसी बात है तो हम लोग इंडिया क्यों नहीं चले यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन तभी जो शांति देवी होती है वो कहने लगती है कि भैया मेरा इंडिया में बचा ही क्या है जो मैं इंडिया में जाऊंगी, यहाँ पर कम से कम मेरे बेटे की यादें तो हैं, वहां पर तो मुझे कोई अपना कहने वाला भी नहीं है। तभी जो जगवीर सिंह जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बहन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा अपना, तू ऐसा कर मेरे साथ चल, यहां से वहां पर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद हम लोग अच्छे से घर में रहेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी काम करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मेरी सरकारी पेंशन आया करती है और उस पेंशन से हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। इस बात को सुनकर शांति देवी कहती है कि भैया अगर ऐसी बात है तो बेशक से चल चलो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लगता। इस बात को सुनकर जो जगवीर सिंह जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह ही चलने की तैयारी करता हूं और हम लोग यहां से चलेंगे। यह बात कहकर दोनों बहन भाई वहीं पर आराम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो उसी दौरान जगवीर सिंह जी को ज्ञात होता है कि उनका पासपोर्ट घर पर ही रह गया है जहां पर उनका बेटा रहा करता है और वह सोचता है कि क्यों ना पासपोर्ट को ले आऊं और उसके बाद यहीं से निकल जाऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यही सोचकर जो जगवीर सिंह जी होते हैं वह रात में जब उनकी बहन शांति सो गई थी तो वहां से उठते हैं और अपने चश्मे को लगाकर सीधा वहां से निकल जाते हैं। चश्मा टेबल से उठाकर उन्होंने अपनी आंखों पर लगा लिया था और चुपके से दरवाजा खोलकर सोती हुई अपनी बहन को छोड़कर वहां से सीधा अपने बेटे के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर से उनकी बहू ममता दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही ममता सामने खड़ी हुई थी एकदम से जगवीर सिंह जी को देखकर पूरा गुस्सा आता है और कहने लगती है कि अब यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। इसके बाद जगवीर सिंह जी कहने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं अपना पासपोर्ट लेने के लिए आया था, लेकिन बहू एक नहीं सुनती है और धक्का देकर उन्हें गिराकर और वहां पर दरवाजा बंद कर देती है। जगवीर सिंह जी धक्के से जमीन पर गिर गए थे, लेकिन बहू ने मुड़कर यह भी नहीं देखा था कि बाबूजी को चोट लगी होगी और इसके बाद जगवीर सिंह जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपके से वहां से चला जाता है क्योंकि घर पर फिलहाल बेटा नहीं था। अगर बेटा होता तो वह भी बाहर निकल आता। वो सोचने लगते कि बेटा भी मेरा नालायक हो गया है और वह बहू की चाल में आकर सभी बातों को ऐसे कर रहा है जैसा कि बहू करना चाहती है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है, लेकिन बिना पासपोर्ट के वो उस देश को छोड़कर भी नहीं जा सकता और इस बात से वो काफी ज्यादा उदास और हैरान होता है। कई लोगों से वो मदद मांगने की कोशिश करता है कि मेरा पासपोर्ट मेरे बेटे के पास है, मैं किस तरह से उसे ले सकता हूं और किस तरह से यहां से जा सकता हूं, लेकिन किसी की भी भाषा उसकी समझ में नहीं आती है क्योंकि वो फिलहाल विदेश में था और यहाँ की भाषा अलग थी। यही बात सोचते सोचते धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह तक जो जगवीर सिंह जी होते हैं वह एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां
पर अपने आप को इस दुनिया से विदा करने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से हताश और उदास हो गए थे, क्योंकि उनकी बहू ने उन पर गलत तरह के लांछन लगाए थे। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, लेकिन वहीं पर एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था और वह इनकी मंशा को समझ जाता है। जैसे वो अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करते हैं तो वह पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद दबोच लेता है। इसके बाद जगवीर सिंह जी उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ता है और कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन जगवीर सिंह को इसकी भाषा समझ में नहीं आती है और ना ही उस पुलिस वाले को जगवीर सिंह जी की भाषा समझ में आ रही थी। इसके बाद वह पुलिस वाला उसे वहीं के पास ही के स्टेशन में ले जाता है और वहां पर एक ट्रांसलेटर के जरिए उसकी पूरी समस्या सुनी जाती है। जगवीर सिंह जी सारी की सारी समस्या बता देते हैं और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसके बेटे का नंबर उससे मांगते हैं और वह अपने बेटे का नंबर उन्हें दे देता है। नंबर लेने के बाद वो उसके बेटे के पास फोन करते हैं और यहाँ पर जो उसका बेटा होता है राहुल, उसे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और वह कहता है कि हाँ ये मेरे ही पिताजी हैं और आप बेशक से इन्हें ले आओ। इसके बाद जगवीर सिंह जी को लेकर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही बहू जगवीर सिंह को यहाँ पर देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह सोचने लगती है कि इसे किसी भी तरह से यहाँ से भगाया जाए। इसके बाद पुलिस वालों ने जगवीर सिंह जी को बता दिया था कि उनके बेटे की पत्नी ने उन्हें धक्का दिया है और उसके सर पर चोट इसी चीज से आई है। इस बात को देखकर पुलिस वाले कहने लगते हैं कि तुमने इसे धक्का क्यों दिया था। तो यहाँ पर जो उसके बेटे की पत्नी ममता होती है वह कहने लगती है कि ये मुझ पर गलत निगाह रखा करते थे और मुझे डर था कि अगर ये मेरे घर में आएंगे तो बहुत ही गलत हो सकता है, इसी वजह से मैंने इसे धक्का दे दिया और अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो मैं अपने आप को सेफ फील नहीं करा सकती। ऐसा कहकर वह उसे वहां से उनके साथ ले जाने के लिए कहने लगती है और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह जगवीर सिंह जी को अपने साथ ले जाने लगते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो बेटा होता है उसके सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने पिता का साथ दे सके, क्योंकि अभी वह पूरी तरह से कंफ्यूज था। लेकिन तभी जब जगवीर सिंह जी को पुलिस वाले ले जाते हैं उसी समय उनके घर की नौकरानी शांति देवी का बेटे के फोन पर फोन आता है और वो कहने लगती है कि तुम्हारे पिता यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चले गए। मुझे बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि भैया ने कल ही मुझसे कहा था कि हम लोग यहाँ से वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और मैं अपना पासपोर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर बेटा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे मिसगाइड किया था और कहा था कि पिताजी रात को गलत इरादे से घर में आए थे जब तुम घर पर नहीं थे और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की और मैंने धक्के देकर इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद जो राहुल होता है वो थोड़ी देर तक अपने दिमाग पर जोर देता है और जोर देने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसका पिता कहीं भी गलत नहीं था। जब उसका पिता और घर की नौकरानी एक दूसरे के गले लग रहे थे तो वो भी एक भाई बहन वाला प्यार था और यहाँ पर जो नौकरानी है वो अब भी उसे भाई कहकर संबोधित कर रही थी। तो भाई बहन के रिश्ते को तार तार तो ये नहीं करेंगे। और साथ में जब पहले उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि पिताजी मेरे कमरे में घुस आए और बहुत ही गलत कर दिया, तो उस टाइम पर भी ये सब कुछ उसकी पत्नी का किया धरा था। तो इसी वजह से वो उससे कहने लगते कि शांति आंटी पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है और मैं भी थाने पहुंच रहा हूं और आप भी वहां पर पहुंच जाओ और मुझे जल्द से जल्द पिता को छुड़ाना होगा। ऐसा कहकर राहुल वहां से सीधा थाने के लिए चला जाता है पुलिस वालों के पीछे पीछे और थोड़ी देर में जो शांति देवी होती है वह भी थाने पर पहुंच जाती है। थाने पर जाने के बाद जो बेटा होता है अपने पिता को जैसे तैसे करके पुलिस वालों से छुड़ाता है और उन्हें बताता है कि इस तरह से ये सब कुछ मेरी पत्नी की चाल है और उसने ही ये सब कुछ रचा है। ऐसा कहकर वह अपने पिता को छुड़ा लेता है और छुड़ाने के बाद अपने पिता से माफी मांगने लगता है। जब पिता देखता है कि बेटा उससे माफी मांग रहा है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि बेटा ऐसे संस्कार तो मैंने तुम्हें नहीं दिए थे जिस वजह से तुम ये बात भी पहचान ना सको कि तुम्हारा पिता बचपन से कैसा था और अब बुढ़ापे में आकर क्या ऐसा करेगा। इस बात को सुनकर बेटा और भी ज्यादा रोने लगता है और गले लिपट लपट कर रो रोकर उससे माफी मांगता है। तो वो कहने लगता है कि बेटा रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम अपने घर को बसाओ और ऐसा करो मुझे मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं अपनी बहन शांति के साथ वहीं पर रहूंगा जहां पर मेरा जन्म हुआ था और वहीं के लोगों के बीच में अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर वह उसे पासपोर्ट मांगने लगता है, लेकिन तभी बेटा कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो कुछ दिन शांति जी के घर पर रह लो और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर मैं भी आपके साथ चलूंगा और मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ। जितने पैसे मैं यहाँ पर कमाया करता हूँ उससे थोड़े बहुत कम पैसे मैं इंडिया में कमा लूंगा, लेकिन आगे की जिंदगी में आपके साथ बिताऊंगा और अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी पत्नी ने क्या क्या किया है आपको बदनाम करने के लिए और आपको घर से भगाने के लिए। इसके बाद जो पिता होता है वो मना भी करता है, लेकिन बेटा अब एक भी नहीं सुनता है और कहता है कि पिताजी अब तक मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब मैं किसी की एक भी नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर बेटा सीधा घर जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से तलाक की बात करने लगता है। और जब पत्नी पूछती है कि किस वजह से तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, तो वह पूरी की पूरी बातों को उसके सामने खोल देता है और कहता है कि तुमने मेरे पिता को बदनाम करने की कोशिश की थी ना, लेकिन अब मैं देखो तुम्हारी जिंदगी को कैसे बर्बाद करता हूं और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि झूठे इल्जाम क्या हुआ करते हैं। ऐसा कहकर जो बेटा होता है वहां से अपने पासपोर्ट और जरूरी कागजों को लेकर वापस से शांति देवी के यहां पर आ जाता है और कहता है कि पिताजी कुछ ही दिनों की बात है, मैं एक वकील साहब से बात कर लूंगा और उसके बाद
हम दोनों का तलाक हो जाएगा। ऐसा कहकर बेटा वकील के पास जाने वाला था, लेकिन इतनी देर में जो ममता होती है वह उसके पीछे पीछे शांति देवी के घर आ गई थी और वहां पर आने के बाद एकदम से अपने ससुर जी से माफी मांगने लगती है और कहती है कि ससुर जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अब बहू का घर बिगड़ रहा था, उसका पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी और इस बात को देखकर वह घुटनों पर आ गई थी। जब ससुर जी यह बात देखते हैं कि बहू माफी मांग रही है और बेटा उसको छोड़ने के लिए तैयार है, तो इसके बाद वह माफ करने का फैसला करता है, लेकिन वो कहता है कि हम लोग तो यहां पर नहीं रहेंगे। तभी जो बेटा होता है वो कहता है कि पिताजी मैं भी आपके साथ ही वहीं पर रहूंगा और मुझे भी यहां पर नहीं रहना। बहू भी रोते हुए कहती है कि बाबूजी मुझे भी माफ कर दो और मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी वहीं पर रह लूंगी। इसके बाद जो ससुर जी होते हैं वह अपनी बहू को बच्ची समझकर माफ कर देते हैं कि बच्ची इससे गलती हो गई, क्योंकि वह वहां पर अपना पूरा गुनाह कबूल कर चुकी थी और सारी बातों में उसकी गलती सामने साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो यहां पर पिता माफ कर देते हैं, लेकिन बेटा माफ करने से मना करता है और तभी पिता उसे धमकाते हुए कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाया करती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि बच्चे को माफ ना किया जाए। इसके बाद राहुल अपने पूरे परिवार के साथ और साथ में शांति देवी को लेकर वहां से वापस लौट आता है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही उसी पुश्तैनी घर में रहने लगता है जिसके अंदर वो रहा करता है। यहीं की एक कंपनी में थोड़े से कम पैसों में वो नौकरी करने लगता है और अच्छी तरह से उनका जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन इस घर के अंदर अब एक सदस्य बढ़ गया था, शांति देवी, जो कि इस घर की बड़ी बहन का रोल निभाया करती हैं और अच्छे से बच्चों को मार्गदर्शन दिया करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।